हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग। तो बहुत जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए नया बैच शुरू होने वाला है 20 तारीख से। तो अगर आपको उस बैच में जाना है तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, आप उस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट को एक ट्रिक के साथ। ठीक है, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे से याद होने वाले हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो मौलिक अधिकार से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं, बिना टाइम खराब किए शुरुआत कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है, आपको पता है, भाग 3। कौन से भाग में है? भाग 3। आर्टिकल कितने हैं? 12 से लगा के 35 तक हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। सोर्स कहाँ से लिया है हमने ये फंडामेंटल राइट्स? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बिल ऑफ राइट है। तो हमें लगा ऐसे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें भी देने चाहिए हमारे भारतीय लोगों को। तो हमने क्या किया, हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले लिया और यहाँ पे क्या डाल दिया? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिया? यूएसए से। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। पर आज के टाइम पे हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? आज के टाइम पे हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कहाँ चला गया है? एक मौलिक अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया है। अब वो फंडामेंटल राइट ना रह के एक लीगल राइट बन गया है और एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया है, उसका नाम है आर्टिकल 300A। तो कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था? अमेंडमेंट भी याद रखो, ये था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा फंडामेंटल राइट, वो हटा के उसे हम लोग लीगल राइट बनाते हैं। तो अब कितने राइट है हमारे पास? 6। अब एक चीज हम इसे याद कैसे करेंगे? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल एफ, और एफ एक पर्सन था, उसने अपने फ्रेंड ई से बोला एक काम करते हैं ना, हम शोध करते हैं कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, क्या होती है शिक्षा, किस तरीके से। तो क्या किया, एफ और ई ने मिलके एक शोध किया। किस पे शोध किया? शिक्षा पे शोध किया। क्लियर हुआ? तो आपको कैसे याद होंगे वो 6 मौलिक राइट अधिकार? तो कैसे होंगे? एफ हमने क्यों रखा? क्योंकि एफ से हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। एफ और उसका दोस्त कौन है? ई। ई और एफ ने मिलके क्या किया है? शोध किया है। किसके ऊपर? शिक्षा के ऊपर। क्लियर हो गया? ई से क्या हो गया? इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लगा के आर्टिकल 18 तक हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, समानता को लेके। एफ से क्या हो गया? फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लगा के आर्टिकल 22 तक हम बात करते हैं फ्रीडम की। सो से क्या हो गया? शोषण। आर्टिकल 23 से लगा के 24 तक हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। धा से क्या हो गया? धार्मिक। आर्टिकल 25 से लगा के आर्टिकल 28 तक बात करते हैं हम राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन के बारे में। और देखो, शिक्षा पूरा एक साथ जोड़ लेते हैं तो आर्टिकल शिक्षा को लेके बात करते हैं 29 से लगा के आर्टिकल 30 तक। और आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात की गई। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। जल्दी से आ जाओ, एक बार यहाँ पे देख लो, मैंने सारे आर्टिकल वैसे भी लिख रखे हैं बट आपको याद करने के लिए अच्छा है कि ई और एफ ने मिलकर शोध किया। किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगे। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, 19 से 22, ये सारे आर्टिकल हमने यहाँ पे लिख दी जो मैंने पहले आपको ट्रिक के थ्रू समझा दिया। अब जल्दी समझो, मैंने कहा ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं आर्टिकल 35 तक। बट अभी हमने क्या बोला कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ शुरू हो रहा है? आर्टिकल 14 से। इसका मतलब फंडामेंटल राइट शुरू कहाँ से होते हैं? जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे मौलिक अधिकार है 14 से। बट अब 12 और 13 में क्या लिखा हुआ, जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 बताता है स्टेट की डेफिनेशन, कि क्या होती है राज्य की परिभाषा। ठीक है, समझ आए? तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, राज्य की परिभाषा क्या होती है। आर्टिकल 13 में एक शब्द से याद रखना, लॉज की डेफिनेशन के बारे में बात किया है, कानून के बारे में। साथ में इसी में क्या लिखा हुआ है? इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं या मौलिक अधिकारों का हरण हो रहा हो। तो कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा हो या फिर उन्हें वंचित कर रहा हो किसी भी चीज से। तो याद रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, और ऐसा कानून बनेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आर्टिकल 30 ने कहता है, एक लाइन में याद कर लो वरना आर्टिकल 13 बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें भी आती हैं। बट अभी अब इतना समझ लो कि आर्टिकल 13 में लॉज की डेफिनेशन लिखा है, साथ में ये लिखा है कि
कोई पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो अगेंस्ट होगी फंडामेंटल राइट की। अगर ऐसा है तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो लॉ? नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर वो अगेंस्ट है। समझ आ गया? आर्टिकल 13 क्या कहता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वालिटी। देखो एक हमने बहुत इजी ट्रिक बनाई हुई है, आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखो सिर जो होता है ना, सिर, हमने यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करी, सिर, आंखें, हाथ और पैर, है ना। सिर, आंखें, हाथ और पैर, आपको चारों याद हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। जो सिर होता है ना वो सबका समान होता है, हमें मानते सिर जो होता है वो सबका समान होता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 14 में क्या लिखा, हर किसी का सिर जो होता है वो समान होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं समानता की। अब देखो आर्टिकल 15 आंखों के बारे में बात कर। जो आंखें होती ना वो सबको एक जैसा देखती हैं, है ना, वो भेदभाव नहीं करती हैं। तो आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। किसके आधार पे हमें भेदभाव नहीं करना है? किस चीज के आधार पे? क्या हमें नहीं देखना उसकी रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। हम नहीं बात करेंगे कि उसकी जात क्या है ना, वो काला है या गोरा है, या फिर हम बात नहीं करेंगे इसकी जेंडर क्या है, हम भेदभाव नहीं करेंगे इसका धर्म क्या है, और हम भेदभाव नहीं करेंगे इसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है। हमारी आंखें इनके हिसाब से भेदभाव नहीं करती इंसानों में, ठीक है। धर्म के आधार पे नहीं करती हैं, रंग वेश रूप के आधार पे नहीं करती है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं करती है, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पे कास्ट जात के आधार पे नहीं करती और जेंडर के आधार पे नहीं करती। हमारी आंखें किसी का भेदभाव इसके आधार पे नहीं करती। हाथ क्या होते हैं? हाथों से हम क्या करते? काम करते। काम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्रमोशन मिलता है, पैसा मिलता है। काम किस लिए करते हैं? ताकि हम आगे बढ़ सके। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पे सरकार क्या करेगी? भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं करेगी। किसके आधार पे? इन्हीं के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे या जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। तभी आप देखो जब भी वैकेंसीज निकलती, गवर्नमेंट फॉर्म निकलती है, हर बच्चा उस फॉर्म को भर सकता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होता है कि ये फॉर्म सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे भर सकते हैं या फिर हिंदू धर्म के बच्चे भर सकते हैं। आप देखो सबके लिए ओपन होता है, सबके लिए। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 16 आप ऐसे याद कर लो हाथ से। हम काम करेंगे, हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे भी किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। क्लियर हो गया? इन्हीं रेसों, इन्हीं के आधार पे, ग्राउंड के आधार पे। 17 क्या होता है? हमारे पैर। पैर हम क्या करते हैं? हम सब बड़ों के पैर छूते हैं और वहाँ पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं करते कि मेरी मम्मी या मम्मी के पैर नहीं छुएंगे, सिर्फ पापा के छुएंगे, ऐसा नहीं करते ना। हम अपने पूरे घर में जो भी बड़े लोग होते हैं सबके पैर छूते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी छुआछूत नहीं करते। तो आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अनटचेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में, कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करनी है। आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है? कि जो भी टाइटल्स दिए जा रहे, एक इंसान है जिसका सर था, आंखें थी, हाथ थे, पैर थे, उस इंसान को किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? आर्टिकल 18 समझ आ गया? 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में देखो है। इसके अंदर बहुत कुछ, अगर आप कीवर्ड से याद रखोगे और आपके एग्जाम में आता है तो आप क्लिक कर लोगे कि हाँ भाई इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं आर्टिकल 19 और 20 के बारे में। हमें फ्रीडम कब मिली? हमें फ्रीडम मिली है 1947 में। हमें फ्रीडम कब मिलती है? हमें फ्रीडम मिली है 1947 में। तो 19 से याद रखो फ्रीडम। तो हम आर्टिकल 19 में किसकी बात करते हैं? फ्रीडम की बात। फ्रीडम किस चीज़ की होगी? हमें बोलने की फ्रीडम मिल गई, हमें किसी भी प्लेस पे जाने की फ्रीडम मिल गई, हमें किसी भी जगह पे घर बनाने की फ्रीडम मिल गई, ठीक है। तो ये सारी फ्रीडम हमें क्यों मिली? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, ठीक है। 47 में आज़ाद हुआ, सॉरी हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 90 से हम बात करते हैं फ्रीडम की। किसकी बात करते हैं? फ्रीडम की। यहाँ पे हमें 6 तरीके की फ्रीडम दी हुई है, वो आपको पता है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम की, इजी याद हो गया। अब आर्टिकल 20 देखो, हम बात करते हैं 2020 मैच की। अब देखो जब भी मैचेस होते हैं, 2020 मैच हो या 50-50 मैच हो, बट यहाँ पे हम बात करेंगे 2020 मैच की। अगर एक बार प्लेयर आउट हो गया तो क्या उसे दोबारा बैटिंग का मौका मिलता है? नहीं। सेम वैसे देखो आर्टिकल 20 में क्या कहते हैं, अगर एक बार किसी भी पर्सन को पनिशमेंट मिल गई सजा के लिए, मान लो ये ए पर्सन है, इसने कोई क्राइम किया,
इसने कोई क्राइम किया और कोर्ट ने इसे सजा सुना दी, कोर्ट ने क्या की, सजा सुना दी। तो जब इसको सजा सुना दी गई है तो दोबारा इसे सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलती, एक बार एक पर्सन को एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? वो दूसरा केस देखो, दूसरा, जब मैंने क्राइम किया था, जब ये प्लेयर आउट होते गया तो उस टाइम पे जो भी रूल्स होंगे उसी को माना जाएगा। अब मान लो कल कोई नया रूल्स बीसीसीआई ने बना दिया तो उस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मैच तो पहले हो चुका है। सेम ये देखो यहाँ पे होगा कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कोई भी लॉज बना देती है तो वो इस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसने जब क्राइम किया था उस टाइम पे जो लॉज होगा वही एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, क्राइम के टाइम पे जो भी कानून होगा उसी कानून को माना जाएगा, कोई भी नया कानून वहां पे अमेंडमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तीसरी बात क्या है देखो, और आप अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगे। क्या होगा? आप अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा कि आपको मजबूर कर दिया जाए कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही दो। तो 3 चीज याद रखना। पहला क्या, एक बार आउट होकर चले गए दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सकते। मतलब एक बार अगर पनिशमेंट मिल गई तो दोबारा आपको उसी केस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जब आप खेल रहे थे तो उस टाइम जो भी रूल्स रेगुलेशन थे आपको उसी के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद जो चेंज होता है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम चीज़ जो आपने जब आपने क्राइम किया था तो उस क्राइम के टाइम पे जो पनिशमेंट थी वही आपको मिलेगी, ठीक है। तीसरा चीज़, आपको अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट गवाही दो। क्लियर हो गया? ये हो गया आर्टिकल 20। अब देखो आर्टिकल 21 और 22 बड़े इंटरेस्टिंग है। आप 20 साल के हो गए हो, है ना। अब जब 21 में लगे तो आपको क्या लगा कि भाई अब मुझे थोड़ा और मजे करने, एंजॉय करने, शादी से पहले और भी चीज़ें करनी है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी लाइफ में हमें और भी मस्ती करनी है। तो आप देखो आर्टिकल 21 ना बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा। राइट टू स्लीप, है ना, आपको सोने का अधिकार है, आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, क्योंकि आप 21 साल में होगे ना। जब आप 21 साल के होते तो पेरेंट्स आपके क्या कहते हैं कि भाई आप अब तुम्हारी जो मर्जी वो कर लो, तो आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हो क्योंकि आप 21 साल के हो चुके हो। तो यहाँ पे आपको सारे तरीके के अधिकार दिए हुए हैं ताकि आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को भी बचा सको, ठीक है। और आर्टिकल 21A में भी देखो क्या बोला, एजुकेशन के बारे में बात किया गया। तो आर्टिकल 21 और जो 21 और 21A है ना, ये किसके बारे में बात करता है? आपकी लाइफ को लेके बात करता है। लाइफ में बात आएगी तो आपकी प्राइवेसी को, आपकी सोने की चीज़ों को, आपके पानी को, कि आपको पानी भी क्लीन मिलना चाहिए, हवा भी क्लीन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं आर्टिकल 21 और 21A में। अब देखो अगर आप 21 साल में हो और उसके बाद आपको लगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो जब 22 साल में आए तो आपने क्या किया, आपने कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए। तो आर्टिकल 22 किस चीज़ के बारे में बात करता है? गिरफ्तारी के बारे में, और आपको इसके लिए फेवर करने के बारे में बात करता है। ये चीज़ भी आप याद रखना। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 करते हैं कि पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती थी और बेगारी बहुत होती थी, कि पहले आपने किसी से काम तो करा लिया और पर आपने उसको पैसा नहीं दिया या फिर आपने ह्यूमन को बेच दिया। तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे कि अब वो चीज़ नहीं होगी, बेगारी नहीं होगी, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी जो पहले होती थी। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 से कहता है कि अब आपको क्या होगा, भाई जो बच्चे हैं 14 साल से कम, आप उनसे हैजार्डस काम नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? काम नहीं करा सकते। तो ये सारे हमने 24 तक पढ़ लिए। आर्टिकल 25 और 28 किसके बारे में बात करता है? धर्म के बारे में बात करता है कि आपको फ्रीडम है, ठीक है। और आर्टिकल 28 से 30 बात करता है आपकी शिक्षा के बारे में, सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में। और आर्टिकल 32 बात करता है संवैधानिक रेमेडीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। कौन सा? आपका आर्टिकल 32, ठीक है। आज तो हम इतने रखते हैं, अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे आगे के आर्टिकल्स, ठीक है। तो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।